हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं, हमने एक सामान्य हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ को शुरू किया था, जिसके 30 भाग आ चुके थे। आज हम भाग 31 में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों से समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए कोई वीडियो इस चैनल पर नहीं आई है। लेकिन अब हमारा प्रयास रहेगा कि रेगुलर इस चैनल पर वीडियो आएंगे और हम टारगेट करेंगे वीडियो एग्ज़ाम 2023 का, जो कि 9 जुलाई को होने वाला है और यूकेएसएससी इसको कराएगा। तो यूकेएसएससी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम उत्तराखंड, हिंदी और जीएस का रिवीजन और मूल्यांकन आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। और कम से कम समय में मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा, ताकि आप ज़्यादा समय नहीं लगे और कम से कम समय में अपना रिवीजन और मूल्यांकन आप कर पाएँ। दोस्तों, अभी हाल ही में यूकेपीएससी का फॉरेस्ट गार्ड का पेपर भी हुआ था और उसका कल आंसर की भी आ गया है। तो उसमें मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि जिस हिसाब से पेपर का लेवल था, अगर आप कोई 2 या 3 साल से 2 ढाई साल से रेगुलर तैयारी कर रहा है और वो फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में 55 या 60 नंबर लाने में अगर दिक्कत आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत मैं कहूँगा यहाँ पे। या कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो आप मिस कर रहे हैं। और जैसे कि या तो हो सकता है कि आपने बहुत पढ़ लिया है, आपका रिवीजन नहीं होगा, या फिर ये हो सकता है कि आप सिलेबस आपने देखना ही है, सिलेबस के अनुसार आप नहीं पढ़ रहे हैं। तीसरी बात यह है कि आपने रिवीजन भी किया है, पढ़ाई भी कर रखी है, लेकिन आपका जो है परीक्षा हॉल का जो प्रेशर है वो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं या झेल पा रहे हैं। तो अगर ये तीसरी कंडीशन है, तो इसमें आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस पेपर आपको देनी चाहिए, मुझे लगता है। और जब आप प्रैक्टिस पेपर देने जाते हैं, तो उसमें आप ना किसी से बात करिए, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही फर्स्ट आने की होड़ में रहिए। कई बार मैं देखता हूँ कि जब प्रैक्टिस पेपर चल रहे होते हैं, वहाँ पे हर आदमी का ये रहता है कि मुझे फर्स्ट आना है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मैं कैसे लाऊँ। उससे कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने से कुछ नहीं होगा। आपका असली पेपर जो होता है वो एग्ज़ाम यूकेपीएससी यूकेएसएससी कराएगा, वहाँ पे आपको मैक्सिमम नंबर लाने हैं। ईमानदारी रखिए। दूसरी बात है कि कोई ऐसे कैंडिडेट से बात करिए, या ऐसे अपने जो बड़े भैया दीदी जो भी हैं आपके, उनसे बात करिए जिनके पेपर निकल गए हैं। पढ़ाई शुरू करने से पहले एक बार उनसे बात करिए, चर्चा करिए कि किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की है, किस लेवल पे प्रैक्टिस करनी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस पर चर्चा करिए। और इसमें हिचकिए मत, आप पूछ सकते हैं। और जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर था, वो इतना तो था कि अगर कोई 2.5-3 साल से पढ़ रहा है, तो 60+ नंबर उसके आराम से उसमें आने चाहिए थे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। खैर, अब हम टारगेट करेंगे, जो हो गया सो हो गया। अब हम टारगेट करेंगे वीडियो एग्ज़ाम जो यूकेएसएससी कराएगा 9 जुलाई 2023 को। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीटें हैं, तो जो भी लोग यहाँ पे अभी 55-60 के बीच में अटके हुए हैं या इससे कम हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है वीडियो का। उसके लिए टारगेट करिए और अपना प्रैक्टिस जो कि अभी बचे हुए हैं, आज से अगर हम लगाएंगे तो लगभग 81 दिन आपके पास में है, और ये बहुत दिन होते हैं। तो इसमें ताबड़तोड़ धूमधाम से मेहनत करिए और पास करिए वीडियो एग्ज़ाम को। बाकी दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। और आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछ रहा है, फ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, ओष्ठ, दंत, कंठ। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि जो फ है ये पा वर्ग के अंतर्गत आता है, और पा वर्ग दोस्तों हो जाता है ओष्ठ। अगर हम बात करते हैं मूर्धा, तो मूर्धा टा वर्ग होता है। दंत की अगर हम बात करते हैं तो ता वर्ग दंत हो जाता है। और कंठ का हो जाता है दोस्तों का वर्ग। ठीक है, सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन सिंपल क्वेश्चनों को गलत नहीं करना है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से किसमें सम उपसर्ग लगा है? संपादक, संविधान, संशोधन, इन सभी में। तो दोस्तों, आपको पता है कि संपादक में भी सम उपसर्ग है, संविधान में भी है, संशोधन में भी है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी, इन सभी में सम उपसर्ग लगा हुआ है। समधन पादक, समधन विधान, समधन शोधन। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? आज मैंने सिंपल ही प्रश्न रखे हैं, कल से आपको प्रश्न अच्छे लेवल के दिखेंगे। और अभी ये स्टार्टिंग है, इसमें आपको दिख रहे होंगे कि ये इजी है, लेकिन आगे जाके आपको देखेगा कि प्रश्न मैं लेवल के रखूँगा और जो सिलेबस के आधार पे हों। कल के दिन ये मत कहना कि जो आप क्वेश्चन करा रहे हैं वो परीक्षा में आते नहीं हैं। तो एज इट इज़ प्रश्न आपको कहीं नहीं दिख सकते, चाहे वो कोई भी एकेडमी हो। एज इट इज़ प्रश्न आपको कहीं नहीं दिखेंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है, फिर प्रश्न कोई सा भी बने आप उसका आसानी से आंसर कर पाएंगे। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? क, छ, ग, प। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि हमारी वर्णमाला में क्या होता है कि अल्प प्राण और महाप्राण 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि 101 पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है।
और दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है। अब आपने देखना है कि जो का वर्ग है दोस्तों, ये का वर्ण है, ये पहले ही वर्ण है, तो इसलिए दोस्तों ये नहीं होगा महाप्राण। छा की हम बात करते हैं तो चौ और छ इसका दूसरा नंबर है दोस्तों, तो ये इसका महाप्राण हो जाएगा। बाकी हम बाकी को भी देख लेते हैं, तो ग जो है दोस्तों, क ख ग इसका तीसरा नंबर है, तो ये भी अल्पप्राण है। पा की बात करते हैं तो पा भी पा वर्ग का पहला ही वर्ण है, इस प्रकार इसका दोस्तों ये अल्पप्राण हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प बी छ दो है दोस्तों, ये महाप्राण हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं, 2, 5, 3, 4। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा है दोस्तों, ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी ये होती है दोस्तों, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, ये होती है क्या, 3 प्रकार की संज्ञा होती थी उत्पत्ति के आधार पर, ये ध्यान रखेंगे। बाकी 5 प्रकार की संज्ञा होती है अर्थ के आधार पर। अगर अर्थ के आधार पर पूछ ले तो अर्थ के आधार पर होती है 5 प्रकार की। कौन कौन सी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये आप जानते ही हैं। प्रश्न नंबर 5वां आपके सामने है, निम्न एक वचन बहुवचन युग्मों में सुमेलित नहीं है। राजा का राजा, सरसों का सरसों, बिंदु का बिंदु, बाजार का बाजारों। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है ये हो जाएगा दोस्तों, बाजार का बाजारों नहीं होता, बल्कि बाजार का भी जो बहुवचन होता है वो बाजार ही होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, कई बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और अब यूकेएसएससी का थोड़ा सा इसी तरह से हिसाब रहता है। वैसे हम कह भी नहीं सकते कि इस बार क्या पैटर्न रहेगा, क्योंकि सारा स्टाफ आपको पता ही कि नहीं है। वहाँ पे हो सकता है कि वो यूकेपीएससी के ही जो तरीका है उसी को फॉलो करे। अब कुछ भी नहीं कर सकते, खैर वो सबके लिए ही नहीं है, हमको अपनी प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है, रमा पुस्तक पढ़ेगी को कर्मवाच्य में परिवर्तित करें। रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, रमा पुस्तक पढ़ती है, रमा पुस्तक नहीं पढ़ेगी, रमा पुस्तक पढ़ सकती है। तो आपको पता है कि हमारे पास में क्या होते हैं, वाच्य होते हैं 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जिसमें कर्ता की प्रधानता हो वो कर्तृवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता हो वो कर्मवाच्य, और जिस वाक्य से हमें भाव पैदा होने का बोध हो उसको हम भाववाच्य बोलते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि क्रिया किसके हिसाब से हो रही है, तो अगर हम देखेंगे रमा पुस्तक पढ़ेगी तो ये एक कर्तृवाच्य है, और अगर हम इसमें क्रिया को बदल देंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। यहाँ पे कर्म की प्रधानता है। ठीक है, पुस्तक की प्रधानता यहाँ पे हो जाती है। बाकी रमा पुस्तक पढ़ती है ये भी कर्तृवाच्य है, रमा पुस्तक नहीं पढ़ेगी ये भी कर्तृवाच्य है, रमा पुस्तक पढ़ सकती है ये भी कर्तृवाच्य। यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है इन तीनों में। यहाँ पे दोस्तों द्वारा यहाँ पे आपको दिख गया है, तो द्वारा से भी पहचान कर सकते हैं। जहाँ पे द्वारा होगा वो कर्तृवाच्य नहीं होगा। कर्म है तो वहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी कि सकर्मक क्रिया है तो कर्मवाच्य हो जाएगा। और भाववाच्य में क्या होता है वहाँ पे कि क्रिया वहाँ पे अकर्मक होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे सकर्मक है इसलिए कर्मवाच्य ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं, 3, 2, 4, 5। तो आपको ध्यान रखना है कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो आपको पता ही है, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, और लास्ट में क्या आता है 5वां, परिमाणवाचक। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर अगला, नीता और गीता क्रिकेट खेलती हैं, रचना के आधार पर वाक्य कौन सा है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता ही है कि जहाँ पर एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो वहाँ पे सरल वाक्य होता है। जहाँ पे 2 सरल वाक्य आपस में जुड़ जाते हैं किसी समुच्चय बोधक से, वहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है। और जहाँ पर एक मुख्य आश्रित उपवाक्य हो और बाकी उसी उपवाक्य पर क्या हो जाते हैं, निर्भर हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य की पहचान हम क्या देखते हैं कि जब हम किसी वाक्य को बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आगे छूट रहा है, तो ये भी एक उसकी पहचान है। बाकी हम बात करते हैं कि एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य जहाँ पे हो वो सरल वाक्य हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे भी ये हो जाएगा सरल वाक्य। नीता और गीता ये क्या है, इसके सब्जेक्ट हैं, यानी कि उद्देश्य हैं। और क्या करती हैं दोनों के दोनों, क्रिकेट खेलती हैं। तो विधेय यहाँ पे दोस्तों एक ही है, क्रिकेट खेलती हैं, खेलना यहाँ पे दोस्तों विधेय हो जाएगा। विधेय एक ही जहाँ पे होगा वहाँ पे सरल वाक्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है, सुमेलित नहीं है, हाथी का बच्चा कलभ, पहाड़ के ऊपर के समतल भूमि, तो इसको अधित्यका बोलते हैं, पहाड़ के नीचे की समतल भूमि उपत्यका, जो मंद गति से कार्य करता है मंदर। तो आपको बताने कि यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है दोस्तों ये हो जाएगा विकल्प डी, जो मंद गति से कार्य करता है उसको मंदर नहीं बोलते, उसको बोलते हैं मंथर। ध्यान रखेंगे, ठीक है,
मंथर। बाकी हाथी का बच्चा उसको कलभ बोला जाता है। पहाड़ के ऊपर के समतल भूमि को बोलते हैं अधित्यका, पहाड़ के नीचे की समतल भूमि को बोलते हैं उपत्यका। ध्यान रखते हैं ये दोनों के दोनों कई बार पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 9, सुमेलित नहीं है अढ़ाई दिन की बादशाहत, थोड़े दिन की शान शौकत, अंधे को दीपक दिखाना, न समझ को उपदेश देना, घिग्गी बंधना का अर्थ है स्पष्ट बोल न सकना। तो स्पष्ट बोल न सकना घिग्गी बंधना, अंधे को दीपक दिखाना, न समझ को उपदेश देना, अढ़ाई दिन की बादशाह, थोड़े दिन की शान शौकत। तो आपको बताना है सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें क्या है, सभी सुमेलित हैं और सभी के सभी क्या हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे। घिग्गी बंधने का अर्थ हो जाता है कोई अगर स्पष्ट नहीं बोल पा रहा है तो हम बोलेंगे इसकी तो घिग्गी बंध गई है। और हम जब किसी ना समझ को उपदेश देंगे तो बोलेंगे कि अंधे को दीपक दिखा रहे हैं, जिसको पता नहीं चलेगा कि दीपक भी जला हुआ है। अढ़ाई दिन की बादशाह का मतलब है थोड़े दिन की शान और शौकत। प्रश्न नंबर 11, निम्न में अशुद्ध वर्तनी है गृहिणी, अनपेक्षित, आशीर्वाद, उर्मी। तो आपको यहाँ पर बताना है कि अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो है अशुद्ध ये हो जाएगा गृहिणी। गृहिणी कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा जाएगा गृहिणी, ठीक है। इसके अलावा जो अन्य शब्द हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, फिटकिरी, ठीक है, फिटकिरी ऐसे लिखा जाएगा। बोलने में लगता है फिटकरी लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाकी भास्कर मैंने कई बार लिखाया भी था और इस बार पूछ भी लिया था उन्होंने, खैर आया भी था उसमें, खैर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वाल्मीकि, वाल्मीकि ऐसे लिखते हैं, ये भी कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा निरपराध, निरपराध, निर्धन अपराध है, निरपराध हो जाता है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न विलोम शब्दों के युग्मों में सुमेलित नहीं है आमिष का निरामिष, अनाथ का सनात, आगमन का प्रस्थान, कुशल का सकुशल। तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो विलोम में सुमेलित नहीं है हो जाएगा कुशल का सकुशल नहीं होता, कुशल का होता है अकुशल, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कुशल का अकुशल होता है विलोम। इसके अलावा क्या होता है जो कुछ प्रमुख हैं, हर्ष, हर्ष का क्या होता है, तो हर्ष का होता है भाई शोक या फिर विषाद, ये होता है किसका, हर्ष का। इसके अलावा क्षणिक, क्षणिक का होता है क्या, शाश्वत, शाश्वत। इसके अलावा मसृण, मसृण का क्या होता है, रूक्ष। तो ये कुछ प्रमुख हैं, इनको भी आप ध्यान रखते हुए चलिए। बहुत बड़ी पोस्ट है वीडियो की, इतनी पोस्टें मुझे लगता नहीं कि भविष्य में कभी आएंगी, तो कमर कस लीजिए इस बार और वीडियो बन जाइए, वीडियो बहुत ही बढ़िया जॉब है। निम्न में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, मयंक, तारापति, अंजोरिया, सारंग। तो आपको ध्यान रखना है निम्न में से जो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है ये हो जाएगा अंजोरिया। मैं फटाफट से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप क्या है वीडियो रोक के भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन समय जो है वो कम लगेगा। तो अगर ये अंजोरिया किसका है फिर, तो अंजोरिया है दोस्तों चांदनी का पर्यायवाची है। और चांदनी के जो अन्य पर्यायवाची हैं वो कौन से हैं, एक तो है ज्योत्सना, और ज्योत्सना जो है दोस्तों ये वर्तनी में भी पूछा जाता है, तो ज्योत्सना ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखिए। इसके अलावा कौमुदी, ठीक है, तो कौमुदी, अंजोरिया, ज्योत्सना ये सारे के सारे चांदनी के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा चंद्रमा के मयंक हो गया, तारापति हो गया, सारंग हो गया। इसके अलावा आता है सुधाकर, सुधाकर ये तो बहुत बार पूछा जाता है, सुधाकर। इसके अलावा शशांक, शशांक भी क्या है, चंद्रमा का ही पर्यायवाची है। इसके अलावा शशि, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने, निम्न तद्भव तत्सम युग्मों में सुमेलित नहीं है अटारी का अट्टालिका, अद्रक का आद्रक, अपाहिज का अपादहस्त, आधा का अध्या। तो ध्यान रखेंगे इनमें से जो तद्भव तत्सम में सुमेलित नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि पहला वर्ड पूछा है इन्होंने तद्भव, दूसरा है तत्सम। तो पहला है अटारी, ये सही है तद्भव, अद्रक भी तद्भव है, अपाहिज भी तद्भव है, आधा भी तद्भव है, लेकिन क्या हो गया, ये गड़बड़ हो गया मामला। यहाँ पे जो आधा है, आधा का जो तत्सम होता है वो क्या होगा, अर्ध हो जाएगा। और जो अद्य है दोस्तों, अद्य का होता है आज। एक अद्य का मतलब कुछ और भी होता है, और बाकी ये जो संस्कृत का अद्य है इसका मतलब हो जाता है आज, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है, पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद होगा प इत्र, पे धन इत्र, पौ धन इत्र, और पौ यानी कि बड़ी औ की मात्रा के साथ में पौ धन इत्र। तो आपको पता है दोस्तों पवित्र का जो सही संधि विच्छेद है ये हो जाएगा विकल्प सी, पौ धनु इत्र। आपको पता है कि ये अयादी संधि का नियम है, और अयादी संधि में क्या होता है, यदि ए, आई, ओ और औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो इसका क्या हो जाता है,
ऐ हो जाएगा, इसका आय हो जाएगा, इसका औ हो जाएगा और इसका बड़ा आव हो जाएगा। तो हमने ये देख लिया, ठीक है, ये कंडीशन बन गई है। पौधन इत्र में अब हमने देखना है, ये अयादी संधि का नियम है। अब हम इसका विच्छेद देखते हैं कि किस प्रकार ये हो रहा है। तो हम तोड़ेंगे पौधन इत्र को, तो ये हो रहा है प धन ओ, ये ओ है, दोबारा करना पड़ेगा, गड़बड़ हो गया। प धन ओ धन ई धन त्रा, ठीक है, ये हो गया, इसका वर्ण विच्छेद हो गया पवित्र का। ठीक है, कैसे हो गया ये, अब देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं प, हमने क्या देखा कि अगर ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाता है अव हो जाता है। क्या हो जाता है, अव। तो ये हो गया दोस्तों अ, अव इसका हो गया, इन दोनों का मर्ज होके हो गया अव। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास में कि ये जो है अव हो गया पा, ये बिना स्वर के साथ में है तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये हो गया यहाँ पे प। अब हमारे पास ये हमने क्या लगा, हलंत भी है इसमें, ठीक है, हलंत भी लगेगा। अब हमारे पास ये दोनों तो हो गए मर्ज। अब बचा हमारे पास व, और वा के साथ में है, व हलंत के साथ में है तो ये ई की मात्रा इसके साथ लग जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। और पीछे बचा त्र, तो ये हमारा हो गया पवित्र। इस प्रकार से ये अयादी संधि है और इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होगा। हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है। अगर वर्षा ना हुई होती तो फसल अच्छी नहीं हो पाती, रचना के आधार पर वाक्य कौन सा है। और यहाँ पे मिश्र, सरल, संयुक्त, संकेतवाचक। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, रचना के आधार पर पूछा है तो रचना के आधार पर हो जाएगा ये मिश्र वाक्य। अगर अर्थ के आधार पर पूछता तो अर्थ के आधार पर तब क्या हो जाता है, ये संकेतवाचक वाक्य हो जाता। ठीक है, मैंने क्या बोला, मिश्र वाक्य की पहचान है कि जब आप इसको पढ़ना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ पीछे छूटा। जैसे आप बोलोगे अगर वर्षा ना हुई होती तो क्या, तो आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ आगे है, तो ये पहचान भी है मिश्र वाक्य की, तो आप इससे भी इसको पहचान सकते हैं। और ये अगर ये रचना के आधार पर पूछे तो मिश्र वाक्य, अगर यहाँ पे पूछ लेता अर्थ तो अर्थ क्या है दोस्तों, यहाँ पे कंडीशन है, संकेत है। अगर वर्षा नहीं होती तो फसल अच्छी नहीं हो पाती, तो कंडीशन है, इसलिए संकेतवाचक के अंतर्गत ये आता है अर्थ के आधार पर देखा जाए तो। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। वाक्य में अलंकार कौन सा है, तो विकल्प आपके सामने विरोधाभास, अनुप्रास, अतिशयोक्ति, उपमा अलंकार। तो आपको पता ही है कि जब क्या हो जाता है, जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ की बढ़ाई कर दी जाती है, कोई असंभव बात होने लग जाती है, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, उसको अतिशयोक्ति अलंकार इसको बोल देते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि हनुमान के पूंछ में आग भी नहीं लग पाई थी और लंका जल गई थी, जो कि एक असंभव बात नहीं हो सकता। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है। अनेकार्थी शब्द अरुण का अर्थ नहीं है, लाल, सिंदूर, कुमकुम, जल। तो आपको ध्यान रखना है कि निम्न में से जो अरुण का अर्थ नहीं है ये हो जाएगा क्या, जल नहीं है किसका, अरुण का अर्थ। बाकी लाल भी है, सिंदूर भी है, कुमकुम भी है, और हम क्या बोलेंगे, बाल सूर्य, बाल सूर्य भी जो है दोस्तों ये अरुण का क्या है, एक अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है। तुलसीदास किसकी कविता है, मुक्तिबोध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। तो ध्यान रखेंगे जो तुलसीदास कविता है ये लिखी किसने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। बाकी मुक्तिबोध की जो रचना आती हैं कई बार, काठ का सपना, ये बार पूछी जाती है, काठ का सपना हो गया, भूरी भूरी खाक धूल, चांद का मुंह टेढ़ा। ठीक है, हजारी प्रसाद जी का क्या है, एक निबंध है, आलोक का पर्व है। हरिशंकर परसाई जी का क्या है, वैष्णव की फिसलन हो गई, ये इनका एक फेमस है। प्रेमचंद के फटे जूते, ये इनकी रचनाएं कुछ, तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, 5, 6, 7, 8। तो ध्यान रखेंगे कि जो तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस है इसमें दोस्तों 7 कांड हैं। ठीक है, इसमें देख लीजिए क्या इंपॉर्टेंट हैं। तो 7 कांड हैं, कौन कौन से हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जो बाल कांड है ये सबसे बड़ा कांड है, इसके अलावा जो किष्किंधा कांड है ये सबसे छोटा है। ठीक है, इसके अलावा अयोध्या कांड को हृदय कांड भी कहा जाता है। तो 3 महत्वपूर्ण फैक्ट इनके जो रामचरितमानस है इसके 7 खंडों से हैं, 7 कांडों से हैं कि बाल कांड जो है वो सबसे बड़ा है, किष्किंधा कांड सबसे छोटा है, और जो अयोध्या कांड है इसमें इसको हृदय कांड भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपके लिए प्रश्न है जो आपको कमेंट करना है, गृह कार्य जो आपको कमेंट करना है यहाँ पे। तो प्रश्न है, कबीरदास की रचनाओं का बीजक नाम से किसने संकलन किया था, इसको आप करिए कमेंट। बाकी दोस्तों जो पेपर हो चुके हैं, अगर नंबर कम भी बन रहे हैं उन पे ध्यान देखिए, कुछ होगा नहीं, कुछ होने वाला है नहीं। थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन चेंज करिए और उनके जो
पिछले पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उनको करने का प्रयास करिए। अब तो यूकेपीएससी के पेपर खत्म हो गए लगभग, एसआई का पेपर होगा, वो बात की बात है। लेकिन अभी जो सामने पेपर है आपका, एक तो बंदी रक्षक का है और इसका फिजिकल चल रहे हैं अभी, और बाकी यूकेएससी का ही है जो कि बहुत ही बड़ा पेपर होने वाला है इस बार, और बहुत अच्छी पोस्ट भी है। तो जी जान से मेहनत करिए, बाकी मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए, और अपने जो सीनियर हैं उनसे बात अवश्य करते रहिए, उससे बहुत फ़ायदा होता है, आपको सही डायरेक्शन का पता चलेगा। और पढ़ाई के मामले में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ऐसे नहीं कि मैं कैसे पूछ लूँ, मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक आप स्ट्रगल में हैं, पढ़ाई मतलब कहीं सेटल नहीं हो जाते, तब तक कोई शर्म नहीं है, शर्म तो कभी भी नहीं है पढ़ाई के मामले में, कभी कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। जिससे भी आप पूछ सकते हैं, पूछते रहना चाहिए, और किसी से भी अगर छोटी से छोटी जानकारी आपको मिलती है तो आप उसको ग्रहण करिए, और पढ़ाई का यही नियम है मुझे लगता है। और बाकी मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए। बाकी हमारा प्रयास रहेगा कि अब रेगुलर इसमें वीडियो आए। आपको अगर प्रयास अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य करिए। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।